शिवांगी, आज भी मुझे उस बात के लिए गिल्टी फील होती है। काश मैंने उस दिन अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल किया होता और मुक्ति को रोक लिया होता तो शायद वो आज इस हालत में नहीं होती। बोलते बोलते शिवांगी रो पड़ी। मान उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो रहने देते हैं, तुम आराम कर लो थोड़ा। शिवांगी, नहीं ठीक हूं मैं। कबीर ने शिवांगी के तरफ पानी का बोतल बढ़ाया और बोला, ऐसा क्या हुआ था उस दिन मुक्ति के साथ? शिवांगी ने अपने आंखें बंद की और कुछ वक्त बाद फिर धीरे से खोली और सोच में डूब गई। उसे पुराना सब कुछ याद आने लगा था, जैसे कोई फिल्म चल रहा हो उसके सामने। उस दिन वो सुबह थोड़ी देर सोती रही। कॉलेज उसे जाना नहीं था, या यूं कहो उसे मुक्ति से बचना था। 8 बज चुके थे और जब शिवांगी नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई तो कविता जी रूम में आई और उसे उठाते हुए बोली, शिवांगी क्या हो गया है आज तुझे? इतनी देर हो गई और तू अभी तक सोई हुई है। उठ जा बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? शिवांगी उठते हुए, नहीं मम्मी आज नहीं जाना है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। कविता जी माथे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ बेटा, बुखार तो नहीं है? शिवांगी, कुछ नहीं मम्मी, सर में थोड़ा दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कविता जी ठीक है कोई बात नहीं, पर पहले फ्रेश होकर नाश्ता कर लो और फिर जितना चाहो आराम कर लेना। शिवांगी ने ओके बोलकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर में उसने नाश्ता करके वापस अपने कमरे में आ गई। पहले तो उसने थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद वो अपने बालकोनी में आकर कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी मुक्ति को वो सब कैसे बताए जो भी उसने कॉलेज में देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रेजेंट शिवांगी, उस वक्त तक मुक्ति के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल आ चुके थे, पर मैंने जानबूझकर नहीं उठाया। जानती थी वह मुझे अपने फंक्शन में बुलाएगी। आखिर में जब फ़ोन आना बंद नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन साइलेंट मोड में कर दी, पर उसने मम्मी को फ़ोन किया। जब मम्मी ने आके मुझे अपना फ़ोन देके बताए मुक्ति का फ़ोन है तो मुझे हार मान के फ़ोन उठाना पड़ा। फ़ोन उठाते हैं उधर से मुक्ति की चिल्लाना चालू हो गया। मुक्ति, क्या है शिबू, कब से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? शिवांगी, सॉरी मैं सो रही थी। मुक्ति, मुक्ति तू अभी तक सो रही है? लंच टाइम होने वाला है और हमें पार्टी वेन्यू में पहुंचना भी है। शिवांगी, सॉरी यार मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुक्ति, क्या हुआ तुझे? मैं आ जाती हूँ, तुझे डॉक्टर को लेकर जाऊंगी। शिवांगी, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुक्ति, अरे ऐसे कैसे, तुझे पता है मैं तेरे बगैर पार्टी में नहीं जाने वाली। कॉज जब अपने ही मेरे खुशी में शामिल नहीं होंगे तो ये सब करने का क्या ही फ़ायदा। शिवांगी, प्लीज़ मुक्ति, मेरा मन बिल्कुल नहीं है तो जिद मत करो। तो मुक्ति रोने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है वैसे भी मैं हूं ही कौन तुम्हारे, और मेरी खुशी से तुम्हारे क्या लेना देना। सॉरी शिवांगी जो मैंने तुम्हें परेशान किया। मुक्ति की बातों में थोड़ी उदासी थी जो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उससे कह दिया कि मैं आ रही हूँ। मुक्ति, तुम पक्का बोल रही हो ना? शिवांगी, हाँ बाबा पक्का। मुक्ति, नहीं वादा करो पहले मुझसे। शिवांगी, अच्छा बाबा वादा। खुश? मुक्ति बहुत खुश हो गई थी। वो तैयार होके मैं 15 मिनट बाद बाहर निकली तो झटका सा लगा। देखी वो मुझे लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जब यहाँ तक आ ही गई थी तो इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अंदर आ जाती ना। शिवांगी थोड़ी बनावटी गुस्से में बोली। देखो मुझे पता था चाहे अंदर आओ या बाहर दिन भर रुको तुम तो आने से रही। हा हा हा, और मुझे ये भी पता है तुम अपनी वादों को बहुत दिल से निभाती हो तो इसलिए इतनी नौटंकी की। शिवांगी, अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें बनाना बंद करो और चलो जहाँ चलना है। मुक्ति ने अपना बाइक स्टार्ट की और मैं उसके पीछे बैठ गई। शिवांगी, यार मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है पर तुम ये हमेशा फटफटी पर ही क्यों घूमती रहती हो? मुक्ति, यार जो मज़ा इस फटफटी में है ना, वो करोड़ों की कोई 4 पहिया वाली गाड़ी में नहीं। मैं तो बोलती हूँ मैं तुझे भी सिखा देती हूँ बाइक चलाना। शिवांगी, ना बाबा ये तुम्हें ही मुबारक, मुझसे तो दूर ही रखो ये सब। कबीर, 1 मिनट, जहाँ तक मुझे पता है बुलेट तो तुम भी चलाते हो, मतलब बाइक चलाना तो तुम्हें भी पसंद है, तब तुम ये कैसे कह रही हो कि तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता? शिवांगी, क्योंकि हाँ तब नहीं आता था, बाइक चलाना भी मुझे मुक्ति नहीं सिखाया था। कुछ ही समय में हम दोनों पार्टी वेन्यू में पहुंच चुके थे। मुक्ति बहुत खुश थी। पार्टी के लिए उसने काफ़ी महंगा होटल बुक किया था। बहुत अच्छे से उसने हॉल को डेकोरेट करवाया था। उसको देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं अभिमन्यु के असली चेहरे को सामने ला सकूं और उसे ये बता सकूं कि अभि उसको धोखा दे रहा है। फिर भी मैंने एक लास्ट कोशिश की। हम दोनों होटल के एक रूम में पहुंचे। मुक्ति को तैयार होना था और पहली बार उसको कुछ इंडियन वेयर पहनना था। वो चाहती थी आज जब वो अभिमन्यु को प्रपोज करे तो वो पूरी तरह इंडियन वेयर में करे, क्योंकि अभि को बहुत पसंद था साड़ी। अब उसे कौन बताए अभिमन्यु ने कितना नाटक रचाया था उसके सामने। गोल्डन बॉर्डर और रेड कलर की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक लास्ट कोशिश की। हम दोनों होटल के एक रूम में पहुंचे। मुक्ति को तैयार होना था और पहली बार उसको कुछ इंडियन वेयर पहनना था। वो चाहती थी आज जब वो अभिमन्यु को प्रपोज करे तो वो पूरी तरह इंडियन वेयर में करे।
क्योंकि अभि को बहुत पसंद था साड़ी। अब उसे कौन बताए अभिमन्यु ने कितना नाटक रचाया था उसके सामने। गोल्डन बॉर्डर और रेड कलर की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुक्ति ने पूछा, शिबू मैं ठीक तो लग रही हूं ना? तुझे तो पता है मैंने कभी भी ऐसे कपड़े पहनी नहीं है, आज पहली बार है और पता नहीं मैं चल भी पाऊंगी या नहीं। शिवांगी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मुक्ति, पर तुमसे एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैंने बहुत हिम्मत बटोर के आखिर उससे लास्ट टाइम बात करने की सोची। मुक्ति, नहीं नहीं, मैं क्यों तेरे बात का बुरा मानने लगी? तुझे तो पता है ना, मैं तेरी कोई भी बात का कभी भी बुरा नहीं मानूंगी। तुझे जो बोलना है तू मुझसे बेझिझक बोल, मुक्ति बोली। शिवांगी, देखो मुक्ति, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो और शायद इस दिन का तुमने बहुत इंतजार भी किया है, पर तुम जिसके लिए ये सब कुछ कर रही हो क्या वो सच में इस लायक है? नहीं मुक्ति, वो इस लायक बिल्कुल नहीं है। मेरे अभिमन्यु के बारे में ये बोलने से उसे बुरा लग रहा था, ये मुझे पता चल रहा था, क्योंकि वो कभी मुझे मेरे पूरे नाम से नहीं बुलाती है, हमेशा से शिबू ही कहती है। पर उस दिन तुम कहना क्या चाहती हो शिवांगी? मुक्ति ने पूछा। शिवांगी, देखो मुक्ति, बुरा मत मानो पर मुझे लगता है अभिमन्यु एक अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। मेरी बात सुनते ही वो भड़क गई। आखिर प्यार जो करती थी वो उससे और उससे भी ज्यादा भरोसा था उसे अभी पर, विश्वास नहीं अंधविश्वास करती थी वो। मुक्ति, हाउ डेयर यू, तुम ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती हो शिवांगी? तुम जानती ही कितना हो मेरे अभी को, वो कितना अच्छा है ये सिर्फ मुझे पता है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो मेरे अभी पे? मुक्ति बोली। शिवांगी, देखो फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं, पर मैं ये यकीन से कह रही हूं वो तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि मैंने खुद उसे बोलते हुए सुना है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। मुक्ति, तुम प्लीज इतनी जल्दबाजी मत करो, और वो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैंने खुद उसे कॉलेज में सना के साथ इंटीमेट होते हुए देखा है। प्लीज मुक्ति समझो मेरी बात को। इसी बीच हम पार्टी हॉल में आ चुके थे और हमारे कॉन्वर्सेशन के दौरान वो 2-3 ग्लास वाइन भी पी चुकी थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी वो कभी कभार ड्रिंक कर लेती है और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वो तो मेरे बातों से और ज़्यादा नाराज हो गई और बोली, मुक्ति और रियली शिवांगी, तुम्हें लगता है तुम मुझे ये सब बोलोगी और मैं तुम्हारे बातों में यकीन करके अपने अभी पर शक करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा शिवांगी। यू नो वॉट शिवांगी, अभी ने मुझे पहले भी बताया था, पर मैंने उसके बातों पर भरोसा नहीं किया था। तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें नहीं पसंद कोई भी मेरे पास रहे, क्योंकि तुम मेरे पैसों से ऐश करना चाहती हो। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के यही तो इच्छा रहती है। तुम्हें लगता है अगर मैं अभी से शादी कर लूंगी तो तुम्हें मेरे पैसे पर ऐश करने नहीं मिलेंगे, इसलिए तुमने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे सुना रही हो, है ना? पर अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। आज के बाद तुम्हारे और मेरे दोस्ती खत्म। मेरे पार्टी में आए हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोलूंगी, इतनी मैनर्स है मुझ में, पर आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बातों से मुझे भी अब तक बहुत गुस्सा आ चुका था और अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगता हुआ देख जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं भी बरस पड़ी उसके ऊपर, पहले तो एक थप्पड़ और उसके बाद। ओ शट अप मुक्ति, जस्ट शट द फूक अप। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब इसके आगे एक शब्द और नहीं। मुझे ये तो लगता था तुम थोड़ी नादान हो इसलिए कभी कभी कुछ भी बोल देती हो, पर यह नहीं पता था तुम इतनी बद दिमाग और इतनी बदतमीज भी होगी। यू आर सैक अ डम। मैंने कभी भी तुम्हें अलग नहीं समझा, एक दोस्त से भी ज्यादा एक छोटी बहन जैसे माना था तुम्हें, और इसी वजह से तुम्हें समझने आई थी। पर तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो ठीक है, आज से अब से हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा। मैं जा रही हूँ और तुम अपने उस सो कॉल्ड प्यार के साथ खुश रहो। शिवांगी जाते जाते फिर रुकी और बोली, वैसे जाते जाते एक बात बताओ, पार्टी तो खत्म होने आए पर तुम्हारा वो सोकोल प्यार अब तक आया क्यों नहीं? हा, पता है क्यों? क्योंकि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो आएगा भी नहीं। बोलते बोलते मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैं सच में उसे अपनी छोटी बहन मानने लगी थी। आंसू तो मुक्ति के आंखों में भी थे, पर उस वक्त वो प्यार में अंधी बहरी सब बन चुकी थी। शिवांगी, पर इस वक्त मैं भी पागल किसे बोल रही हूँ और समझा रही हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान को जब तक झटके नहीं मिलता तब तक उसे होश नहीं आता, और जब होश आता है तब तक उसके पास पछतावे के सिवा कुछ और नहीं रह जाता। और तुम्हें ये झटका बहुत जल्दी मिलने वाला है, और तब शायद तुम्हें मेरी बात याद आए, पर प्लीज़ तब तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम तो बहुत समझदार हो ना, और तुम जैसी समझदार लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुम्हें सही समझ आएगी। चलती हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हारे पार्टी खराब कर दी, उसके लिए सॉरी। आगे से तुम्हें इस गरीब और मिडिल कास्ट लड़की की सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात, अपने उस सो कॉल्ड प्रेमी के प्यार का बरसात अगर देखना हो तो एक बार उसे उसके फ्लैट पर जाके देख लेना, शायद तुम्हें अपने प्यार का सारे रंग वहाँ दिख जाए। उसके बाद मैं वहाँ से घर चली आई। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उस वक्त मैं भी काफ़ी गुस्से में थी। गनीमत तो ये थी उस वक्त घर में कोई नहीं था। ऋषभ बाहर दोस्त के पास गया हुआ था और मम्मी और दादी पड़ोसी के घर पे कोई फंक्शन था तो वो वहाँ पे। मैं सीधे अपने रूम में गई। मुझसे ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
सबसे बुरा इस बात से लग रहा था जिसको मैंने इतना अपना समझा, अपना दोस्त से ज़्यादा उसको मैंने अपना बहन माना, इतना प्यार दिया, और उसी के दिल में मेरे लिए इतनी गलत, इतनी नफरत और इतनी गंदी सोच है। 1-1.5 घंटे तक शॉवर के नीचे मैं बहुत रोई, सर पर पानी गिरा तो दिमाग भी शायद थोड़ा ठंडा हुआ। तब मुझे लगा शायद मैंने मुक्ति को कुछ ज़्यादा बोल दिया, मुझे उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। पर क्या करे, वो कहते हैं ना, बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती। दिन भर में जो कुछ भी हुआ, यही सब सोचते सोचते मुझे नींद कब आई मुझे पता नहीं चला। किसी ने मुझे खाने पर भी नहीं उठाया, इसलिए मेरे रोने के बारे में भी किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सबको लग रहा था मैं पार्टी से लेट खा कर ही आई हूँ और थक जाने के वजह से सो गई हूँ। तकरीबन रात के 1:30 बजे फ़ोन के रिंग से मेरी आंख खुली, देखा तो कोई अननोन नंबर से कॉल था। इतनी रात को एक अननोन नंबर से फ़ोन, और पता नहीं किसका फ़ोन होगा। ये सब सोचते सोचते ही फ़ोन कट चुका था। पर फिर से वो फ़ोन रिंग करने लगा तो मैंने फ़ोन उठा लो, मैंने हेलो बोला तो उस तरफ से आवाज़ आए, हेलो जी, किससे बात हो रही है? मैं, देखिए इतने रात को आपने मुझे क्या कोई क्विज कॉन्टेस्ट खेलने के लिए कॉल किया है? ऐसा है तो रख दीजिए फ़ोन, इतने रात को मेरा कोई मूड नहीं है ये सब करने का। मैंने फ़ोन रख दिया तो फिर से रिंग हुआ, कॉल पिक किया तो उधर से फिर से आवाज़ आई, प्लीज़ बताएंगे ये किसका नंबर है और हमारी बात किससे हो रही है? शिवांगी, यार क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हैं आप? और फ़ोन आपने किया है तो आप ही बताएं आपको किससे बात करनी है? अननोन नंबर, देखिए मैं बांद्रा सीलिंग के पास हिंदुजा अस्पताल से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट केस आया है, उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें से इमरजेंसी के लिए हम ये नंबर मिला है। इस नंबर पर उन्होंने काफ़ी कॉल भी की थी, तो हमने उसी नंबर पर कॉल मिलाया। उनकी बातें सुनकर मेरी नींद तो पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। मैंने 1 मिनट बोलकर मिस्ड कॉल चेक की तो देखा मुक्ति की कम से कम 15 कॉल थी। कुछ अनहोनी की आशंका से मैंने डरते हुए उनसे पूछा, मैं शिवांगी बोल रही हूँ और आपने जिसका फ़ोन से नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया क्या वह कोई लड़की है? तो सामने से उन्होंने बोला, हाँ कोई लड़की ही है और उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी है, उसकी कार बुरी तरह डैमेज मिला है और यह अभी तक बेहोश है। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? मुझे अब तक समझ आ गया था वो मुक्ति ही है। मैंने घबराते हुए पूछा उनसे, कोई बहुत बड़ी इंजरी तो नहीं हुई उसे? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? तो उन्होंने बताया, नहीं कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं हुई है, पर कुछ बात है जो आप यहाँ आए तो ही हो सकता है। क्या आप यहाँ जल्दी से जल्दी आ सकते हैं? मैंने उनसे कहा मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ, तब तक वो उसका ख्याल रखें। मुक्ति को कमज़ोरी हो रही थी तो शिवांगी ने उसे सहारा दिया और बाहर ले आए। जतिन, मैं अभी निकलता हूँ, वैसे भी सुबह तो हो ही चुका है, घर जाकर फ्रेश होकर स्टेशन भी पहुँचना है, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। जतिन अपने बाइक पर चला गया तो शिवांगी भी मुक्ति को संभाल के कैब में बिठाई और खुद बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते हम दोनों के बीच खामोशी ही रही, ना मैंने उससे कुछ पूछा ना ही उसने कुछ बातें की। हाँ, उसकी सिसकियां जरूर सुनाई दे रही थी। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी और हम दोनों अपनी सोच में थे। माँ हमेशा की तरह उठ चुकी थी और बाहर रखे पौधों को पानी दे रही थी। मेन गेट पर जब गाड़ी रुकी तो वो हमें उतरते हुए देखा और मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा, कविता जी ये क्या है? शिवांगी, इतने सुबह सुबह तुम कहाँ से आ रही हो और तुम घर के बाहर गई कब? क्योंकि रात को सोने के वक्त तक तो तुम घर पर ही थे। शिवांगी, मम्मी ये सवाल जवाब थोड़े बाद में कर लेना, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी, अभी ज़रा 2 मिनट रुकिए। जब मैंने मुक्ति को संभाल के कार से उतार रही थी तो उन्होंने उसे देखा, क्योंकि उसके सर पर एक पट्टी भी लगी हुई थी और वो देखने में भी कमज़ोर लग रही थी। माँ वो देखकर थोड़ा घबरा गई और फिर से पूछी, कविता जी, अरे ये क्या हुआ, इसे इसे इतनी चोट कैसे लगी? मैंने पहले कैब ड्राइवर को पैसे दिए और उन्हें चलता किया और मम्मी को बोली, अरे मम्मी घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसका। मैंने उन्हें झूठ बोला, रात को ये एक पार्टी में गई थी, लौटते समय किसी ने इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, ज़्यादा नहीं लगी इसे। और रात को जब मुझे इसके लिए हॉस्पिटल से फ़ोन आया तो मैंने इतने रात को आप सभी को उठाना ठीक नहीं समझा और मैंने जतिन को बुला लिया था, वो साथ था मेरे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। और अभी इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो मैं इसे यही ले आई, क्योंकि ये अकेली रहती है तो अपने यहाँ इसका सही से देखभाल भी हो जाएगी। कविता जी, ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया जो इसे यही ले आई, पता नहीं अकेली क्या ही करती घर में ये। वैसे तूने बोला जतिन तेरे साथ था तो वो अब है कहाँ, दिख नहीं रहा है? शिवांगी, मम्मी वो तो चला गया, उसे पुलिस स्टेशन भी जाना था तो वो वहीं से चला गया। और अब अगर आपका केबीसी खेल कर हो गया हो तो क्या मैं इसे अंदर लेके जा सकती हूँ? कविता जी, हाँ तो जाना, मैंने कहा रोका है। और सुन, इसे हल्दी वाली दूध पिला देना, उससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ को ओके बोल के मैं उसे घर के अंदर ले गई और ऊपर जाके मेरे कमरे में बेड पर बिठाया। शिवांगी बिना मुक्ति की तरफ देखे, तुम आराम से बैठो, मैं आती हूँ अभी। शिवांगी पीछे मुड़ के जाने को हुई तो मुक्ति ने उसकी हाथ पकड़ ली।
मुक्ति, प्लीज़ शिबू मुझसे बात तो करो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर प्लीज़ एक लास्ट टाइम तुम मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगी मैं, पर प्लीज़ मुझसे बात करो। शिवांगी, मैं जानती थी उस वक्त वो भी बहुत तकलीफ में थी, वो बहुत रो रही थी, पर मैं भी उस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए बिना मुड़े ही कहा, बातें बाद में भी होती रहेगी, इस वक्त मुझे काम है तो आराम करो, मैं आती हूँ। बोलकर उससे हाथ छुड़ाकर मैं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद एक मैं ग्लास में हल्दी डाली हुई गर्म दूध लेके आए। ये लो, इसे पी लो, आराम मिलेगा। वैसे दारू और ड्रग्स पीने वालों को शायद ये पीना अच्छा ना लगे, पर यहाँ पर तो वो मिल नहीं सकता, तो अभी इसे ही पियो और सो जाओ। उसने मेरे हाथ से वो ग्लास ली और धीरे धीरे पी गई। पता है कबीर, दारू पीने वाली लड़की उस दिन मेरे हाथों से दूध पी रही थी, और दूध पीते वक्त उसकी शक्ल के बनते बिगड़ते देखकर मुझे एक बार तो हंसी भी आ गई, पर मैं कुछ रिएक्ट नहीं की गुस्से की वजह से। जानना तो मैं भी चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने इतनी बड़ी कदम उठा ली, पर उस वक्त मुझे उसकी सेहत की फिक्र ज़्यादा थी, तो मैं उस बात को बाद में जानने का फैसला लिया। कुछ उसकी मेंटल कंडीशन और हैवी डोज की दवाओं की वजह से वो जल्दी सो गई। जब वो सोकर उठी तब तक शाम हो चुकी थी। डॉक्टर के कहने के हिसाब से उसको कुछ हल्का ही खाना था, तो मैंने उसे खिचड़ी खिलाई, और कमाल की बात थी उस दिन खाने के मामले में हमेशा नखरे करने वाली वो उस दिन बिना कोई नानुकुर किए चुपचाप खा भी गई। जब मैं प्लेट रखने के लिए जाने लगी तो उसने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़ ली और बोली, प्लीज शिबू एक बार मेरी बात सुन लो, मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने हाथ में पकड़ी प्लेट को साइड में रखा और उसके पास बैठ गई, तो उसने बोलना शुरू किया, मुक्ति, कल तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने काफी वक्त तक उसका इंतजार करती रही। धीरे धीरे सारे गेस्ट भी चले गए, सबके जाने के बाद जब अकेले रह गई, तब उसका इंतजार करते करते मेरे जहन में तुम्हारी बातें घूमने लगी। तब ऐसा एक बार लगा कहीं तुम सही तो नहीं कह रही, पर दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। दिल और दिमाग से काफी वक्त तक लड़ने के बाद मैंने फैसला किया अभिमन्यु के घर जाने का। मैंने गाड़ी की चाबी ली और निकल गई उसके फ्लैट की तरफ। जब मैं पहुंची उसके फ्लैट के डोर पे तो डोर मुझे लॉक मिला, पर सही से देखा तो डोर अंदर से लॉक था, क्योंकि उसका आदत है वो डोर हमेशा डबल लॉक करता है। क्योंकि मैं जब भी उसके घर जाती थी, बाहर निकलते वक्त वो डोर को सेंट्रल लॉक के साथ साथ ताला भी लगता था। उस वक्त बाहर से कोई ताला लगा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे लगा वो अंदर ही होगा। और अंदर से मुझे कुछ अजीब आवाज़ भी आई, तो मैंने अंदर जाके देखने का सोचा। उसके फ्लैट का एक चाबी उसके डोर के बाहर के डोरमेट के नीचे भी रहती है, ये बात मुझे पहले से पता थी। मैंने वो की उठा ली और डोर ओपन करके अंदर चली गई। और अंदर से मुझे कुछ अजीब आवाज़ भी आई, तो मैंने अंदर जाके देखने का सोचा। उसके फ्लैट का एक चाबी उसके डोर के बाहर के डोरमेट के नीचे भी रहती है, ये बात मुझे पहले से पता थी। मैंने वो की उठा ली और डोर ओपन करके अंदर चली गई। आगे अंदर जाके मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर के रूम में कोई बात कर रहा है। कुछ अजीब सेंसुअल आवाज़ भी आ रही थी, पर यह आवाज़ दो लोगों की थी, जो एक लड़का लड़की की आवाज़ थी। मुझे लगा अभिमन्यु ने उसके किसी दोस्त को घर की चाबी दिया होगा, और वो दोस्त मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ अपना एंजॉय कर रहा होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। वो ऐसे कैसे वो अपनी घर की चाबी किसी को भी दे सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाके उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाया जाए। पर मुझे क्या क्या पता था, सबक तो मैं सीखने वाली हूँ, वो भी जिंदगी की सबसे बड़ी सबक, कि कभी किसी पर आंख मूंद कर अंधा विश्वास भरोसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, इंसान खुद भी अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर जाने लगी तो महसूस हुआ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है, या हो रहा है। अब तक वो आवाज़ें भी क्लियर होने लगी थी, किसकी सेंसुअली करहाने की आवाज़ें, सिसकियाँ, और कोई मर्दाना आवाज़ जो अपने हरकतों के साथ बातें भी कर रहा था। उस आवाज़ को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया। ये आवाज़ अभिमन्यु का था। उसके आवाज़ को मैं कैसे नहीं पहचानती, फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है मेरे साथ। मुझे तुम्हारी बातें भी याद आ रही थी, फिर भी दिल के हाथों मजबूर मैंने रूम में झांकने के बारे में सोचा। ख्याल में इतना ही था, काश मैं जो भी सोच रही हूँ वो सच ना हो और मुझे कुछ ऐसा देखने ना मिले। पहली बार ऊपर वाले से भी दिल ही दिल में अनुरोध किया, प्लीज़ भगवान मेरा उसके ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा नहीं टूटने देना। दिल को मजबूत करके मैं ऊपर पहुंचकर कमरे के डोर ओपन की, और सामने जो देखा वो शायद ही मैंने अपने सपने कभी सोचा होगा। मेरी पैर के नीचे के जमीन हिलती हुई महसूस हुई और मैंने दरवाजे को पकड़ लिया। सामने इस वक्त एक लड़का और एक लड़की बेड पे लेट हुए थे, जहां लड़की इस वक्त पीठ के बल लेटी थी और उसके बदन पे सिर्फ उसके अंडरगारमेंट्स ही थे। वही वो लड़का उस लड़की के थाई पर झुका हुआ था और उसे लीक कर रहा था। वो कभी एक थाई को लीक करता तो कभी दूसरे को। लीक करता हुआ ऊपर आ रहा था। वो लड़की जोर जोर से सिसकी ले रही थी। जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपने पैरों को खोल दी। ऐसा होते ही वो लड़का उसके सॉफ्टनेस को चूम लिया।
और उस लड़की के तरफ देखा। उसके नज़रों में हवस साफ देखी जा सकती थी। उस लड़की ने अपने सर को ऊपर किया और जोर से सिसकी लेना शुरू की। वो लड़का ऊपर उठा और उस लड़की के होंठों को चूमना शुरू किया। उस लड़की को देख के ये कहा जा सकता था कि ये किस बहुत रफ थी और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, क्योंकि वो लड़का किस के साथ अपने एक हाथ से इस लड़की के उभारों को भी जोर से प्रेस कर रहा था और एक हाथ अभी उसका नीचे उस लड़की के सॉफ्टनेस पे था जो बुरी तरह मसल रहा था। जब उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस लड़के को धकेल दिया और बोली, क्या कर रहे हो अभिमन्यु, ऐसा कौन करता है? तुम तो आज ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मुझे खा ही जाओगे। हम ये सब पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार हमारे बीच ये सब हुआ है, तो आज ये इतना ज़्यादा हवसीपन क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु, अरे यार सना, अभी मैं बहुत मूड में हूँ तो प्लीज़ अभी ये मेरा मूड स्पॉयल मत करो। एक तो वो मुक्ति ठीक से हाथ नहीं आती और जब आती हैं तो बहुत नखरे करती हैं। अभी ये सब ठीक नहीं, हम शादी के बाद भी तो ये सब कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरा मूड खराब कर देती है, ना खुद कुछ सही से करती है ना मुझे सही से सेटिस्फैक्शन देती है। मुझे तो सही से तुम ही सेटिस्फाइड करती हो। तो चलो अब ज़्यादा बातें बंद करो, हम सही से एंजॉय करते हैं और तुम मुझे आज सही से सेटिस्फाई करो। उसका बात सुनकर सना बोली, पर तुम तो उससे प्यार करते हो ना, और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अभिमन्यु, मेरी जान, तुमने वो लाइन नहीं सुनी क्या? ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, ये जानती है तो भूख, जिस्म की भूख, और मुझे तो उसके जिस्म के साथ साथ उसके पैसे का भी बहुत भूख है। यू नो वॉट सना, मुझे उसके पैसे का भूख ज़्यादा है। वो मेरे लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो मुझे जब जिस्म की ज़रूरत होती है तो उसके जिस्म से पूरा करता हूँ, और जब पैसे की तो उसके सोने के अंडे का इस्तेमाल करता हूँ। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई करो। इतना बोलते ही वो दो इंटीमेट होना शुरू हो गए। मुक्ति, मैं बाहर दरवाजे टिक कर सब सुन रही थी, पर मैं भी अब जानना चाहती थी कोई कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है, और ये भी देखना था मुझे मैं आज तक कितनी ज़्यादा भरम में जी रही थी। तुम्हारी बात न सुन के मैंने कितनी बड़ी गलती की, इस बात के भी पछतावा तब हो रहा था। पर वो कहावत है ना, अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। जब मुझसे उनका ये घटियापन और सुना ना गया तो मैं दरवाज़ा पूरा खोल के अंदर चली गई। किसी के अंदर आहे के आहत दोनों ने जब मुड़कर मुझे देखा तो दोनों हैरान हो गए। अभिमन्यु, व्हाट द फक, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने आगे जाके अभिमन्यु को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, पर उस थप्पड़ को खाके वो जोर जोर हंसने लगा। जब मुझसे उनका ये घटियापन और सुना ना गया तो मैं दरवाज़ा पूरा खोल के अंदर चली गई। किसी के अंदर आने की आहट से दोनों ने जब मुड़कर मुझे देखा तो दोनों हैरान हो गए। अभिमन्यु, व्हाट द फक, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने आगे जाके अभिमन्यु को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, पर थप्पड़ खाके वो अजीब तरीके से जोर जोर हंसने लगा। आगे तुम्हें पता, शिवांगी थप्पड़ खाने के बाद भी वो मुझे देखकर हंसे जा रहा था, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अभिमन्यु को हंसाता देख मुक्ति की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान होकर उसे देखने लगी। तो अभिमन्यु ने बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ देखकर शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने गिर गिराऊंगा और अपनी गलती का एहसास करके तुमसे माफ़ी मांगूंगा और बोलूंगा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो मुक्ति, आई एम सो सॉरी, सॉरी सीरियसली, स्माइल विद हॉर्न्स, सॉरी माय फुट। हा, यू नो व्हाट, तुम ही पता है मुक्ति, मैंने तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ और डम लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारे नाक के नीचे मैं कितने कांड करता रहा और तुम्हें कभी पता नहीं चला। अब तक तुम्हारे पैसों पर ऐश करता रहा तो भी तुम्हें कभी पता नहीं चला। तुम्हें तो मेरे ऊपर अंधा भरोसा था। हा, कितनी बड़ी डम हो ना तुम, जबकि तुम्हारी उस दोस्त शिवांगी ने भी तुम्हें आगाह भी किया था मुझसे दूर रहने के लिए, पर तुम्हारा ये अंधा विश्वास और बेपना प्यार मेरे हो पर हाय, यू नो यू आर सैक अ फूल। और अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है और तुमने सब कुछ देख लिया है तो तुम अभी यहाँ से निकल सकती हो। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मुक्ति, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? अभिमन्यु, इतना कुछ करने के बाद भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? छी, मुझे तो सोचकर भी खुद से नफरत होने लगी है। मैंने तुम जैसे मतलबी इंसान से इतना प्यार कैसे कर लिया? तुम प्यार तो क्या नफरत के लायक भी नहीं हो। अभिमन्यु, चल बहुत हो गई तेरी बकवास, अब निकल यहाँ से। फिर सना को अपने पास खींचकर और उसको उसके होठों को चूमकर वो बोला, देख नहीं रही है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ मैं, और वैसे ही तूने मुड़ का पूरा सत्यानाश कर दिया है। अब निकल यहाँ से, अधूरा काम पहले पूरा कर लूँ। वैसे ही काफ़ी दिनों से अच्छे से सेटिस्फैक्शन मिला नहीं है, और तुम यहाँ खड़ी होकर मेरे एन्जॉयमेंट में डिस्टर्ब और ज़्यादा कर रही है। हाँ, अगर तुझे यहाँ खड़ी होकर हम दोनों को रोमांस करते हुए देखकर एक्सपीरियंस करना है तो तू एक कोने में खड़ी होकर हमें से करते हुए देखकर एक्सपीरियंस कर सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्माइल विद हॉर्न्स तेरा आगे जाकर काम आएगा। तुझसे वैसे भी कुछ ज़्यादा होता तो है नहीं, हर बात पे नखरे करती हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ब्ला 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 पका देती है यार। तू सेक्स का पूरा मूड खराब कर देती है। मैं तो कहता हूँ यही तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू यही खड़े होकर देख हम दोनों को और मजे ले खुद भी। हमें करते हुए देखकर तुझे भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमें भी और मज़ा आएगा। और अगर तू चाहे तो हमें जॉइन भी कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभिमन्यु बेशर्मी से बोले जा रहा था। मैं खड़ी हुई वहां पे सब देखे और सुनी जा रही थी। मुझे समझ आ चुका था मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है और इस गलती का को नुकसान मुझे हुआ है, मैं शायद ही उसकी भरपाई कभी कर पाऊंगी। और अभिमन्यु उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, पर मैं अंदर से एकदम टूट चुकी थी। मैं वैसे ही बाहर निकल गई, फ्लैट से बाहर आकर गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी में बैठ गई। डैशबोर्ड में कुछ बूज पड़े हुए थे, ड्रिंक बोतल। मैंने उन्हें निकाला और एक के बाद एक 6 या 7 शॉट्स लगा लिए। फिर अभी मेरे ऐसा लग रहा था जैसे सीने में आग लगी हुई है और बहुत दर्द भी हो रहा था। जब और कुछ नहीं सूझा तो मैंने अपने पर्स से अपनी डिप्रेशन की दवाई निकली और ड्रिंक के साथ ही 5 या 6 खा गई। ये दवा मुझे तब दिया गया था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। कॉज मॉम एंड डैड मुझसे अलग होके दोनों अपनी अपनी अलग अलग दुनिया में खुशी ढूंढने चले गए थे और मुझे उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी सोच के हॉस्टल में छोड़ा गया था। पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई, कपड़े गाड़ी सब कुछ था मेरे पास, पर जो चाहिए था वो ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, और वो था माँ बाप का प्यार। और मेरे सो कॉल्ड माँ बाप, उन्हें तो खुद प्यार चाहिए था, वो भी हर दिन अलग अलग इंसानों से। इन्हीं सब कारणों से मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, ना बोलना ना खाना। हॉस्टल के वार्डन बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने वार्डन को बताया मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और ऐसा रहा तो मैं पागल भी हो सकती हूँ। तो डॉक्टर उन्हें कुछ दवाई लिख कर दिया, जो एंटी डिप्रेशन टैबलेट था। उस दवा से मुझ में काफ़ी सुधार तो आया, पर उस दवा की मुझे लत लग गई। मैं कभी भी थोड़ा परेशान होती या टेंशन में होती तो दवाई खाती और मेरी परेशानी जैसे ख़त्म हो जाती और मुझे सुकून मिलता। खैर, पहले तो ड्रिंक और उसके ऊपर वो दवाई। मैंने कब अपनी गाड़ी चालू की मुझे पता ही नहीं चला। मेरे कानों में तो जैसे अभिमन्यु के शब्द बज रहे थे। कब गाड़ी की स्पीड बढ़ी और कब एक्सीडेंट हुआ कुछ पता ही नहीं चला। जब होश आया तब खुद को हॉस्पिटल में पाया और तभी एक और गलती का पता चला जो मुझसे अनजाने में हो गई थी। मुझे ये पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब पता चला ये खुशी मुझे मिलने से पहले ही चली गई। अब तुम भी अगर मुझसे रूठ गई तो मेरे पास जीने के लिए और कोई वजह ही नहीं बचेगा। जब होश आया तब खुद को हॉस्पिटल में पाया और तभी एक और गलती का पता चला जो मुझसे अनजाने में हो गई थी। मुझे ये पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब पता चला ये खुशी मुझे मिलने से पहले ही चली गई। अब तुम भी अगर मुझसे रूठ गई तो मेरे पास जीने के लिए और कोई वजह ही नहीं बचेगा। शिवांगी, तुम्हें पता कब चला तुम प्रेग्नेंट थी? क्या ये बात तुम्हें पहले से पता था? मुक्ति, नहीं शिबू, मुझे सच में कुछ पता नहीं था। जब हॉस्पिटल में होश आया तब तुम नहीं आई थी, मैं भी पूरी तरह होश में नहीं थी, पर आसपास जो हो रहा था वो समझ आ रही थी मुझे। तभी मैंने 2 नर्स की बातें सुनी। पहला नर्स, अरे नर्स सुमन, आप अभी तक गई नहीं? मुझे तो लगा आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो आप अभी इस वार्ड में क्या कर रही हैं? दूसरी नर्स, क्या करे मिस शीला, मैं तो जा ही रही थी, तभी ये केस आ गया और डॉक्टर श्वेता ने अपने साथ साथ मेरी भी ड्यूटी लगा ली यहाँ पे। नर्स शीला, वैसे केस क्या है? मैंने तो सुना कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, पर आप तो ज़्यादातर गायनाइक के साथ काम करती हैं, फिर ये एक्सीडेंट कैसे में आप कैसे? नर्स सुमन, हाँ ड्रिंक एंड ड्राइव केस ही है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं बस, सिर्फ ड्रिंक ही नहीं ड्रग भी ली है इसने, और इस वजह से इसका मिसकराज भी हो गया है। साले माँ बाप को तो पता भी नहीं होगा बेटी उनके पैसे से क्या क्या गुलछर्रे उड़ती है। नर्स शीला, क्या बात कर रही हैं आप? मिसकराज और इस लड़की की देखकर तो उम्र से काफ़ी छोटी लग रही है। इतनी छोटी उम्र में ड्रैग्स, फिजिकल रिलेशनशिप और मिसकैरेज, कैसे माँ बाप है इस लड़की के? इनको ज़रा सभी अपने बच्चों की परवाह नहीं होती है क्या? नर्स सुमन, कहा ना अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसीलिए तो ये हालत है। इनके माँ बाप को उनके बच्चों को देखने की फुर्सत ही कहाँ होगी। माँ बाप अपने अलग दुनिया में खोए रहते हैं और बच्चों को अपने अलग दुनिया में खो जाने देते हैं। बाहर जाकर इसका डैमेज गाड़ी देखो, वह गाड़ी कम से कम करोड़ की होगी, तो सोचो बात कितना पैसे वाला होगा। खैर, हमें क्या करना है इन सब से? हमें तो बस उनका इलाज करना है जो हम कर चुके, बाकी जो भी करना है अभी इसके पेरेंट्स करेंगे। थोड़ी देर में उसके गार्डियन और पुलिस आती ही होगी तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। नर्स शीला, सच में बहुत बुरा लगता है इन जैसे बच्चों को देखकर और तरस आता है इनके माँ बाप पर। ओके, मैं भी चलती हूँ, मेरा भी ड्यूटी ऑफ हो गया है, बाय। नर्स सुमन, बाय मिस शीला। मुक्ति, उन दोनों नर्स की बातें सुनी तो मेरी धड़कन जैसे रुक सी गई। फिर दवाइयाँ की वजह से शायद मैं फिर से बेहोश हो गई थी। फिर जब आंखें खुली तो तुम मेरे सामने थी। शिवांगी, हम फिलहाल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम अभी आराम करो, बाकी के बातें बाद में होती रहेगी। मुक्ति, नहीं नहीं शिबू, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम एक बार बोल दो तुमने मुझे माफ़ किया है या नहीं? शिवांगी, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? तुम तो बहुत बड़ी हो, समझदार हो, सब कुछ समझ आता है तुम्हें, तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? अब आराम करो, जब ठीक हो जाओगे तो अपने घर चली जाना। मुक्ति, नहीं नहीं शिबू, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। दुनिया से तो मुझे हर बार धोखा ही मिला है, प्लीज़ अब तुम मेरा हाथ मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब की बार कोई गलती नहीं करूँगी, मेरा वादा है तुमसे, प्लीज़ ये दोस्ती मत ख़त्म करो। अगर ये दोस्ती ख़त्म हो गई तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी।
शिवांगी, सिर्फ एक शर्त पर ये दोस्ती टिकी रह सकती है, या यूं कहो तो तुम्हें वापस मिल सकती है। तुम्हें यह नशा, ये दवाएं सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। मुक्ति, मुझे मंजूर है, मैं कोशिश करूंगी शिबू, धीरे धीरे सब छोड़ दूंगी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा इन दवाओं को छोड़ना, क्योंकि मैं बहुत पहले से ये दवाएं लेती हुई आ रही हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी और पूरी तरीके से ये दवाएं छोड़ दूंगी, पर प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो। शिवांगी, ठीक है, अगर तुम वादा करती हो कि तुम ये दवाई है और यह नशा छोड़ दोगी तो मुझे तुम्हारी दोस्ती फिर से मंजूर है, पर याद रखना जिस दिन मुझे पता चला तुम इन सब के कांटेक्ट में हो उसी दिन हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मुक्ति, मुझे मंजूर है और वादा है तुमसे शिवांगी, हम फिलहाल दवाई लो और आराम करो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। कबीर, उसके बाद क्या हुआ? क्या मुक्ति पूरी तरह ठीक हो गई थी? शिवांगी, शरीर के जख्मों को भरने में तो ज़्यादा दिन नहीं लगा, पर उसके दिल पे जो जख्म लगा था उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगा, इसलिए मैंने उसे तब तक अपने घर में मेरे साथ रखा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गई, ताकि उसे अपने घर में अकेला फील न हो और वो फिर से डिप्रेशन में न जाए। ठीक होने के बाद वो अपने घर चली तो गई, पर उसका ज़्यादा वक्त या तो कॉलेज में या मेरे साथ गुजरता। कॉलेज में जाते वक्त मुझे एक डर था फिर से अभिमन्यु का सामना, हालांकि मैं उससे डरती नहीं थी, पर मुझे मुक्ति की चिंता थी, क्योंकि वो कितना घटिया था ये मुझे पता था। वो मुक्ति को टॉर्चर या कॉलेज में सबके सामने बदनाम भी कर सकता था। मैंने जतिन से बात की तो उसने कंप्लेंट करने की सलाह दी, पर मुक्ति नहीं बोली कि वो कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यह बात उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाते तो अपने रेप्यूटेशन के लिए वो उसका कॉलेज बंद करवा देते। वो बोली वो खुद हैंडल कर लेगी, और उसने की भी। कॉलेज में जाते वक्त मुझे एक डर था फिर से अभिमन्यु का सामना, हालांकि मैं उससे डरती नहीं थी, पर मुझे मुक्ति की चिंता थी, क्योंकि वो कितना घटिया था ये मुझे पता था। वो मुक्ति को टॉर्चर या कॉलेज में सबके सामने बदनाम भी कर सकता था। मैंने जतिन से बात की तो उसने कंप्लेंट करने की सलाह दी, पर मुक्ति नहीं बोली कि वो कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यह बात उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाते तो अपने रेप्यूटेशन के लिए वो उसका कॉलेज बंद करवा देते। वो बोली वो खुद हैंडल कर लेगी, और उसने की भी। कबीर, हैंडल किया पर कैसे? शिवांगी, मुक्ति की पेरेंट्स भले ही अमीर थे, पर प्यार और ममता के मामले में बहुत गरीब। उन्हें अगर मुक्ति के बारे में पता चलता तो वो लोग मुक्ति को ही ब्लेम करते, और मुक्ति अगर कंप्लेंट करती तो वह लोग मार्केट में अपना नाम खराब होने के वजह से या उनके शेयर्स कुछ नीचे ना हो जाए इस वजह से वह लोग मुक्ति का घर से बाहर निकलना बंद कर देते, उसको घर में बंद कर देते या शायद कॉलेज भी छुड़वा देते। इसी वजह से मुक्ति ने कंप्लेंट करने से मना कर दिया, और वो बोली वो खुद इन चीज़ों को हैंडल करेगी। मैंने उससे बोला भी अगर अभिमन्यु सामने आया तो? उसने बोला कब तक छुप सकेगी वो दुनिया से? गुनहगार अगर अभिमन्यु है तो गलती तो मुझसे भी हुई है, सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और मैंने देखकर भी अनदेखा किया, ये गलती है मेरी। उसने जब जब मुझसे पैसे मांगे मैंने दिया, कभी नहीं पूछा किस बात के लिए पैसे चाहिए, ये गलती है मेरी। अब जब मेरी गलती के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का सामना भी मैं खुद करूंगी। शिवांगी, कैसे करेगी सामना? हम दोनों जानते हैं वह कितना गिरा हुआ इंसान है और उसके जैसे हम नहीं गिर सकते। मुक्ति, छोड़ना शिबू, वो जब सामने आएगा तब देखा जाएगा क्या करना है, अभी से उसके बारे में सोच के और दिमाग क्यों खराब करना, अभी तो शांति से जीते हैं। शिवांगी, एक्सीडेंट के बाद थोड़े ही दिनों में उसने रिकवरी कर ली थी, अंदर से बहुत स्ट्रांग थी वह और है भी। बाहर का घाव तो भर गया था पर उसके मन में जो घाव लगा था वह शायद कभी भर नहीं पाया। हम दोनों ने फिर से कॉलेज जाना भी चालू कर दिए थे, 2 महीने हो गए थे हमें कॉलेज जाते हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। मुक्ति भी अपने म्यूजिक पर कंसंट्रेट कर रही थी, पढ़ाई में उसको कुछ दिलचस्प तो थी नहीं पहले से ही, तो वो ज़्यादा वक्त या तो म्यूजिक रूम में या मेरे साथ ग्राउंड में या कैंटीन में मिलती थी। एक दिन जब मैं और वो ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहे थे तब वो आया, पर इस बार वो देखने में पहले जैसा नहीं लग रहा था, बहुत सादा दिख रहा था। पर कहते हैं ना, सांप कितना भी केचुई बदल ले रहता वो सांप ही है जो दूसरों को सिर्फ जहर देता है, ऐसा ही था वो। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं था उस पे, पर मैं भी देखना चाहती थी मुक्ति क्या करती है। वह आया और मुक्ति के पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, बोलने लगा प्लीज़ मुक्ति मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे दिन जो किया मैंने किसी के बहकावे में आकर किया था, पता नहीं उस लड़की ने कैसे मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। मैं इतना कुछ तुमसे बोल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुक्ति उसके बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, प्यार तुम, वह भी मुझसे? हा हा हा, सच में प्यार करते हो ना? मुझसे पैसा कम कर गया क्या? फिर सोने की एक्टिंग करते हुए, मम्मा कम नहीं पड़ा, आई थिंक खत्म हो गया होगा है ना? तो बोलो अभी कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अभिमन्यु, नहीं मुक्ति तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे फिर से एक चांस दे दो। मुक्ति, एक क्यों दिमाग का हटा रहा है, चल निकल यहाँ से, तेरा ये जो नौटंकी है ना वह पहले मैं बहुत देख चुकी हूँ और तेरे इस नौटंकी में फंस भी चुकी हूँ, पर अब ये मुक्ति फंसने नहीं वाली समझा। चल अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। अभिमन्यु, देखो मुक्ति समझो मेरी बात को, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, मुझे भी फंसाया गया है, तुम इस शिवांगी की बातों में मत आओ, ये तो चाहती ही नहीं है तुम खुश रहो मेरे साथ।
शिवांगी कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में ही अभिमन्यु को एक पंच पड़ा और ये पंच मुक्ति ने मारा था। अभिमन्यु, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मारा। मुक्ति, मैं तो तब से कह रही थी चला जा, पर तू ही नहीं गया। ऊपर से तूने शिबू के बारे में गलत बोलने की कोशिश की तो मार तो खाएगा ही ना। अभिमन्यु, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुक्ति, तुम्हें मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पूरे कॉलेज में तुम्हें बदनाम नहीं कर दिया तो देखना। और जब मैं तुम्हारे माँ बाप को जाकर बोलूँगा तुम्हारी बेटी कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाती है, तो वह भी मेरे बात पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने रेप्यूटेशन प्यारे हैं। फिर मैं तुम्हें अपने मुट्ठी में करूँगा और फिर तुम क्या करोगी। बोलकर वो कमीनों की तरह हंसने लगा। मुक्ति को भी उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, मुक्ति, साले यही है तेरी असलियत जो मैं कभी देख नहीं पाई थी। सीधी सादी लड़कियों को फंसाना, उनसे पैसे ऐंठना और जब सच्चाई सामने आए तो उन्हें ब्लैकमेल करना। पर मेरे साथ यह नहीं चलेगा। मैं तेरा वो हल करूंगी कि तू फिर भी यह सब करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकेगा। इतना बोलकर वो अभिमन्यु को लात और घुसों से पीटने लगी। अभिमन्यु को खुद को संभालने का वक्त भी नहीं मिला। उसके चेहरे पे उसने इतने पंच मारे उसके होंठ फट गया था। एक साइड के आंख भी काली पड़ के फूल गई थी। हाथ पैर में भी फ्रैक्चर आए थे। वो अभी भी उसे मारी जा रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। वो अभिमन्यु को लात और घुसों से पीटने लगी। अभिमन्यु को खुद को संभालने का वक्त भी नहीं मिला। उसके चेहरे पे उसने इतने पंच मारे उसके होंठ फट गया था। एक आंखों के साइड भी काली पड़ के फूल गई थी। हाथ पैर में भी शायद फ्रैक्चर आए थे। वो अभी भी उसे मारी जा रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं चाहती तो पहले ही मुक्ति को रोक सकती थी, पर सोचा इतना तो बनता है उस अभिमन्यु को भी तो थोड़ा दर्द मिले। जितना उसने मुक्ति को दिया है ये दर्द तो उस दर्द के 10% भी नहीं थे। सामने देखा तो जतिन चला आ रहा था। मैंने पहले ही उसे मैसेज कर दिया था अभिमन्यु कॉलेज में आया है। उसने भी आता हूँ बोला था। कॉलेज से पुलिस स्टेशन की दूरी आधा घंटा या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। उस वक्त वो पुलिस स्टेशन में ही था तो वो यहाँ कॉलेज में भी जल्दी आ गया और उस वक्त वर्दी में था। लेक्चर का टाइम था और हम जिस साइड में थे ग्राउंड के उस साइड में स्टूडेंट का आना जाना भी थोड़ा कम ही रहता था। तो जब ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा था नहीं, 2 या 3 स्टूडेंट था जो खड़े होकर देख रहे थे। जतिन की आवाज़ आई तो सबकी नज़र और ध्यान उसके तरफ गया। जतिन, हाँ तो स्टूडेंट लेक्चर की टाइम में क्लास छोड़कर यहाँ पर क्या चल रहा है। चलो अपने अपने क्लास में जाओ और अपना लेक्चर अटेंड करो। उसकी बातों को सुनकर जो 2-3 स्टूडेंट खड़े होकर देख भी रहे थे वह भी चले गए। जतिन फिर हमारे पास आया और बोला, और तुम तीनों क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर क्या चल रहा है। अभिमन्यु ने जतिन को देखा और उसके पास गया और बोला, देखिए सर यहाँ क्या गुंडागर्दी चल रही है। ये लड़की बिना मतलब के मुझे मारे जा रही है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये लड़की बहुत बुरी है सर, कॉलेज में ऐसे ही गुंडागर्दी करती रहती है, ड्रग्स लेती है। आप इसको पकड़ लीजिए सर और इसको जेल में डाल दीजिए। जतिन, तो तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे किसको जेल में डालना है किसको नहीं डालना है वह मैं देख लूंगा। कांस्टेबल। जतिन ने ब्लूटूथ से कांस्टेबल को आवाज लगाया तो एक कांस्टेबल आया। मुझे नहीं लगा था वह इतनी तैयारी के साथ आएगा। जतिन ने कांस्टेबल को बोला, कांस्टेबल इस लड़के को उठाओ और जीप में डालो। अभिमन्यु घबरा के बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, मारा तो इस लड़की ने मुझे है। इसके जगह आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ना मेरा हाथ सही से काम कर रहा है, मेरे मुंह से खून भी निकल रहा है। देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है इसने, फिर भी आप उसको छोड़कर मुझे पकड़ रहे हैं। जतिन, ठीक है किसको पकड़ता है किसको छोड़ना है हम पुलिस स्टेशन जाकर देखते हैं। तू चल पहले गाड़ी में बैठे। कांस्टेबल ने जतिन को पकड़कर गाड़ी में बिठाया और लेकर आगे निकल गया। जतिन टर्न हुआ और मुक्ति और मुझे देखकर बोला, कोई भी बात थी तो मुझे फ़ोन करके बुलाना चाहिए था। उसके साथ मारपीट हाथापाई करने की क्या ज़रूरत थी। मुक्ति, ज़रूरत थी जतिन भाई, क्योंकि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। जतिन, फिर भी मुक्ति तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना था। भाई बोला है तुमने, मुझे इतना तो भरोसा करना चाहिए था, मैं देख लेता इसको। वैसे भी मुझे शिवांगी ने सब कुछ बात ही दिया है, इसकी अच्छी खातेदारी करता मैं और अभी करूंगा भी। जतिन के बोलने के बाद मुक्ति नहीं एक बार मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे हाँ में पलके झपका कर स्वीकृति दे दी और बोली, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो मुक्ति, क्योंकि वह मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। जतिन बीच में ही, ओए बेस्ट फ्रेंड। शिवांगी, हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड भी। उसने अगर तुम्हें बहन बोला है तो वह इस रिश्ते को निभाएगा, तुम फिक्र मत करो। जतिन, और तुम शिवांगी, तुम तो रोक सकती थी उसे, तुमने भी नहीं रोका उसे। तुम जानती हो ना पुलिस केस भी हो सकता है ऐसे मारपीट से। शिवांगी, जानती हूँ और एक बार सोचा भी था उसको रोकने के लिए, फिर नहीं रोका। सोचा तुम तो आने ही वाले हो और इसको भी थोड़ा सा सबक तो मिलना ही चाहिए था। जतिन, कोई बात नहीं, इसके आगे का मैं देख लूंगा। वैसे भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी चार्टशीट तैयार किया है मैंने इसके लिए। शिवांगी और मुक्ति दोनों साथ में, मतलब हम कुछ समझे नहीं है। जतिन, मतलब ये है कि शिवांगी जब तुम्हारा फ़ोन आया था और तुमने मुझे मुक्ति के बारे में सब बताया
तुम्हारे बोलने के बाद मैंने उसके बारे में थोड़ा छानबीन किया तो मुझे पता चला सिर्फ मुक्ति ही नहीं और भी कई सारी लड़कियां हैं जिसको इसने इसी तरीके से फंसाया है। सारी लड़कियां तो नहीं पर एक दो लड़की गवाही देगी, भले ही सामने नहीं आए पर पर्दे के पीछे से वह अपना बयान दे ही देगी और उतना ही हमारे लिए काफ़ी है इसको अंदर करके अच्छी मरम्मत करने के लिए। इसको तो ऐसे तोड़ेंगे ये फिर से ऐसा गुनाह कभी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शिवांगी, थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी एक फ़ोन पर अपना पुलिस स्टेशन का काम छोड़कर यहाँ पर आए और इतनी मदद की। मुक्ति, थैंक यू जतिन भाई, सच में आपने आज बहुत मदद की है हमारी। जतिन, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है शिवानी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम्हारे लिए इतनी सी बात नहीं कर सका तो फिर फ्रेंड होने का क्या ही मतलब। और मुक्ति तुम भी मुझे थैंक यू मत बोलो, भाई बोला है मुझे तो नो थैंक यू, पर एक बात याद रखना हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इंसान को पहचाना सीखो। मुक्ति, जी भाई मैं आपकी बातें याद रखूंगी। जतिन, तो चलो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे काम है, फिर बाद में फ़ोन करता हूँ और बाद में मिलते हैं तब बात करते हैं। और वह अपने बुलेट में चला गया। थोड़ी देर बाद हम भी कॉलेज से घर चले गए। उसके बाद अभिमन्यु हमें कभी नहीं दिखाना उसने कभी मुक्ति को परेशान किया, पर जो जख्म उसने मुक्ति को दिया था वह कहीं ना कहीं शायद अभी तक मुक्ति के दिल में है और उसने कभी मुझे शो तक नहीं किया। वह हमेशा मेरे सामने सबके सामने स्ट्रांग बनी रहती है, गुंडी बन के घूमती है, हंसती रहती है। मुझे तो लगा था वह सब कुछ भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है, पर शायद नहीं, वह कुछ नहीं भूली है, उसे आज भी सब कुछ याद है और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। मैं कैसे नहीं देखी, कैसे नहीं समझी कि वह अभी भी दर्द में है। मुझे तो लगा था वह सब कुछ भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है, पर शायद नहीं, वह कुछ नहीं भूली है, उसे आज भी सब कुछ याद है और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। मैं कैसे नहीं देखी, कैसे नहीं समझी कि वह अभी भी दर्द में है। कबीर, उसके बाद क्या हुआ शिवांगी? उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। कभी कभी वह अपने घर में रहती है, कभी मेरे घर पर आ जाती है, वह उसके मूड पर डिपेंड करता है उसे कब कहाँ रहना है। मान और बातें बहुत ही गई, घड़ी देखी है 4 बजने वाले हैं। आई थिंक हम सभी को थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, थोड़े ही वक्त में सुबह हो जाएगी और हमारे साथ बाकी के स्टाफ भी है यहाँ पर, हम अपनी वजह से उनकी छुट्टियाँ और उनका एडवेंचर खराब नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अभी तुम दोनों अपने रूम में जाओ और आराम करो, सुबह हम मिलते हैं फिर बात करते हैं। और शिवांगी, तुम्हें मुक्ति के साथ इतना जरूर होने की ज़रूरत नहीं है, उसे तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस तरीके से तो वह और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसे प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएगी। और ड्रग्स, डिप्रेशन, टैबलेट, ये सब चीज़ छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे वह कोशिश करेगी तो छोड़ देगी, पर इसके लिए किसी का उसके साथ रहना और उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तुम इतना प्रेशर डालोगी तो वह हैंडल नहीं कर पाएगी, उसके दिमाग पे भी इस बात का प्रेशर कर सकता है। तुम मिलो, उससे बात करो, समझो उसे और इस चीज़ को प्यार से हैंडल करो, रूड तरीके से झगड़ के नहीं। कबीर, ओके गाइस मैं चलता हूँ, सुबह से कैंपिंग चालू हो जाएगा और एडवेंचर प्रोग्राम भी, मुझे तो बहुत एंजॉय करना है, तो मैं जा रहा हूँ आराम करने, तुम लोग भी जाओ थोड़ा आराम कर लो, हम सुबह मिलते हैं तब मुक्ति से भी बात कर लेंगे। ओके बाय बाय। अभी टाइम के हिसाब से गुड नाइट तो बोल नहीं सकता तो गुड मॉर्निंग, फिर मिलते हैं, बी वाई वाई वाई। कबीर बाय बोलकर चला गया तो शिवांगी मान से पूछी, वैसे मान सर आपसे एक बात पूछूं? मान, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिवांगी, आप बिजनेसमैन होकर आपको ड्रग्स, डिप्रेशन, पिल्स, इन सब के बारे में इतनी जानकारी कैसे? मान, ऐसे बहुत सी चीज़ों की जानकारी है मुझे शिवांगी जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे बारे में बहुत कुछ है जो सबको को नहीं पता या सबके सामने नहीं आया, कुछ राज, अगर राज ही रहे तो अच्छा रहता है। शिवांगी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं सर। मान, अभी तुम्हारे समझने का टाइम नहीं है शिवांगी, जब टाइम आएगा तो तुम खुद सब कुछ समझ जाओगी। फिलहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है तो जाओ और आराम करो और एक पेन किलर भी ले लेना क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा होगा। शिवांगी ओके बोलकर आगे चली गई तो पीछे मान के चेहरे पर एक तिरछी किलर स्माइल था, उसके ब्लू नज़रों में कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त, इस वक्त 8 बज रहे थे और सब बाहर एक साथ खड़े थे। यहाँ पर इस वक्त सभी मौजूद थे, मान, कबीर, शिवांगी, मुक्ति, सोहा, मालिनी और मान के चाचा जी के साथ सभी स्टाफ भी। मालिनी कल शो के बाद एक क्लाइंट के साथ कुछ बिजनेस डील को लेकर बात करने के लिए अपने पति को लेकर उस क्लाइंट के साथ डिनर करने बाहर चली गई थी। रात को वो लेट आई थी और थके होने के वजह से दोनों पति पत्नी तुरंत सो गए थे, इसलिए रात को क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला था। फिर भी यह इंडिया है और खबरें इधर से उधर हवा से भी ज़्यादा जल्दी फैलता है और सबके कानों में पहुंची जाता है, तो उसके पास भी थोड़ा बहुत उड़ती खबरें पहुंची थी। तो उसने मान से पूछा, मान कल रात को यहाँ कुछ हुआ था क्या? मान, नहीं चाची जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मालिनी, पर मुझे कुछ स्टाफ के बातचीत से पता चला कि यहाँ पर शिवांगी और उसके दोस्त के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, क्या बात है? मान, कोई बात नहीं चाची जी, दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाई है तो होती रहती है, बस वही हुई थी, ज़्यादा कोई बड़ी मैटर नहीं है। मान, तो एवरीवन, आप सबने 2 दिन बहुत मेहनत की और हमारे शो को सक्सेसफुल बनाया, इसके लिए आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू।
एंड जैसा कि मैंने बोला था, आज से एडवेंचरस प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो जिसे वोटिंग करनी है वह नदी के पास जा सकता है, वहां पर सारी तैयारी है। और जिसे जिसे पैराग्लाइडिंग करनी है वो थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर जा सकते हैं, वहां पर पैराग्लाइडिंग की सारी तैयारियां की हुई है। बट रिमेंबर एवरीवन की सेफ्टी सब अपने साथ रखेंगे, अपने अपने सेफ्टी का हर इंसान खुद जिम्मेदार होगा। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है तो सब खुद को सिर्फ रखेंगे। डिड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली? स्टाफ यस सर मान, देन गो एंड एंजॉय एवरीवन एंड गुड लक। बोलते वक्त मान के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। शिवांगी धीरे से बोली, ये आदमी अप्रिशिएट भी करता है तो ऐसा लगता है डांट रहा है, थोड़ा प्यार से सबसे बात करेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा इनका, खडूस कही के। कबीर उसके पास ही खड़ा था, उसने भी धीरे से शिवांगी के तरफ झुक के बोला, वो ऐसा ही है शिवांगी, तुमने उसे सही नाम दिया है खडूस। उसे हंसना नहीं आता, पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव करता है ये डीडी। कबीर के बातों को सुन के शिवांगी हंस दी तो मान शिवांगी के तरफ देखते हुए बोला, क्या मैंने यहाँ पर कोई जोक क्रैक किया है मिस शिवांगी? Shivangi, no sir man, so why are both you laughing here? Everyone can go where everyone wants to go and all three of you, wait here, I need to talk to you all about something. मान के बातों को सुन के सब चले गए जिसको जहां जाना था। अभी इस वक्त उस जगह पर सिर्फ 4 लोग थे, मान, कबीर, मुक्ति एंड शिवांगी। Everyone can go where everyone wants to go and all three of you, wait here, I need to talk to you all about something. मान के बातों को सुन के सब चले गए जिसको जहां जाना था। अभी इस वक्त उस जगह पर सिर्फ 4 लोग थे, मान, कबीर, मुक्ति एंड शिवांगी। जहां मुक्ति अपनी सर झुकाए एक तरफ खड़ी थी, वो ही शिवांगी उससे कुछ दूरी पर थी एंड कबीर उसके बाजू में। शिवांगी, पता नहीं अब ये हिटलर क्या क्या सुनाएगा, फालतू में लेक्चर झरेगा। अब सबको जाने दिया, हमें क्यों रोका? अच्छा खासा जाते और एंजॉय करते, पर नहीं, इनको तो शांति हजम ही नहीं होती ना जब तक ये मुझको कुछ सुना ना ले। शिवांगी बोलते वक्त अजीब अजीब सी मुंह बना रही थी। उसके बातों को सुनकर कबीर बोला, सिर्फ तुम्हें ही नहीं शिवांगी, मुझे और मुक्ति को भी रोका गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्यों रोका। तुम दो दोस्तों के चक्कर में मैं पीस जा रहा हूँ, अब तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी इसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। पता नहीं कैसे मैं तुम दो सरफिरी के बीच फंस गया। शिवांगी, तुमने मुझे सरफिरी कहा? हाउ डेयर यू कबीर। हाँ कहा तो, जो सही है वही कहा। हाँ पहले तो नहीं लगता था, पर कल तुम्हारा जो अवतार था उसे देखकर तुम भी सरफिरी ही लग रही थी। शिवांगी, तुमने और एक बार मुझे अगर सरफिरी कहा तो मैं तुम्हें सच में मुक्ति के सामने डाल दूंगी, और उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा वो अभिमन्यु से भी बेकार होगा, समझे? मान उन दोनों को देखकर थोड़ा गुस्से में बोला, बोथ ऑफ यू शट अप। तुम दोनों में जरा भी मैनर्स नहीं है। यहाँ पर मैंने तुम दोनों को रोका है तो तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए, पर वो छोड़कर तुम आपस में बातें किए जा रहे हो और झगड़ भी रहे हो, डिस्गस्टिंग। कबीर और शिवांगी दोनों एक साथ में बोले, सॉरी मान, सॉरी सर। मान, हम तो बोथ ऑफ यू। शिवांगी और मुक्ति दोनों एक दूसरे के गले मिलो चलो। मान के बात सुनकर जहां मुक्ति को अच्छा लगा, उसके आंखों में नमी बनी हुई थी। उसे लगा शिवांगी उसे अब माफ कर देगी और वो उससे गले मिलने आगे आए। वही शिवांगी कुछ अलग ही रिएक्ट की। शिवांगी, व्हाट, गले मिलने हैं? सॉरी सर, मैं ऐसे ही किसी अनजान के गले नहीं लग सकती, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ उसके गले क्यों लगूं मैं? मुक्ति उसके बातों को सुनकर और ज्यादा उदास हो गई। उसके आंखों में जो नमी थी वो आंसू बन के बहने लगी थी। उसे लगा था शिवांगी का गुस्सा अब तक कम हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मान, शिवांगी, बस बहुत हो गया, अपना ये गुस्सा खत्म करो और उसे माफ करो। आई थिंक मुक्ति को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है और वह अपनी गलती की माफी मांग रही है ना मुक्ति? मुक्ति, आई एम सॉरी मान ब्रो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर जब भी पास्ट की चीज़ मुझे याद आती है तो मैं बहुत बेचैन होने लगती हूँ। तब मुझे इस गोली की बहुत ज़रूरत महसूस होती है और मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं वो टैबलेट ले लेती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मान ही, मैं समझ सकता हूँ मुक्ति, पर यह जो गलती तुमने की है ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। इसके बाद मुझे ऐसा कभी कुछ सुनाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है? और शिवांगी, मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, मुक्ति को माफ़ करो और उसके गले लगो। शिवांगी, सॉरी सर, पर मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि इसका हर बार यही है, पहले गलती करती है फिर रो रो कर माफ़ी मांगती है, फिर वादा कर दिया अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेगी, थोड़े दिन बाद फिर से वही गलती करती है और मुझसे बार बार ये सब नहीं किया जाता। मैं उसको लास्ट टाइम बोली थी अगले बार ऐसा कभी कुछ हुआ तो उसे ये दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। उसने अपना वादा तोड़ा और मेरी दोस्ती खो दी। मुक्ति, ऐसा मत कहो शिबू प्लीज, मानती हूँ मैंने फिर से वही बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मैं सच कह रही हूँ मैंने बहुत कोशिश की थी इसे छोड़ने की, पर मुझे नहीं हो पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस बार सच में बहुत कोशिश करूंगी और पूरी तरह इसे छोड़ दूंगी। शिवांगी, हन, यू नो व्हाट मुक्ति, तुम्हारे वादे भी तुम्हारे जैसे ही खोखली हो चुकी है, मुझे तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं है अब। कबीर, जब वो इतना रिक्वेस्ट कर रही है और सॉरी बोल रही है तो मान जाओ ना शिवांगी। शिवांगी और मान साथ में शट अप कबीर, कबीर ओक, आई एम साइलेंट बट देन आई एम आस्क्ड व्हाई आई एम स्टॉप्ड हियर।
मान व्हेन योर टाइम कम आई टेल यू, तब तक चुपचाप खड़े रहो। और तुम शिवांगी, जिद और गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। जब वह बोल रही है उससे गलती हो गई है और वह पछता भी रही है, तो इस बार उसे माफ़ कर दो। एक बार मेरे कहने पर ही सही, लास्ट टाइम उसे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ वह ये गलती फिर नहीं करेगी। क्यों मुक्ति, प्रॉमिस करोगी मुझसे कि तुम यह नशा फिर कभी नहीं करोगे? मुक्ति, आई प्रॉमिस ब्रो, मैंने आपको भाई बोला है तो मैं अपना ये वादा जरूर निभाऊंगी। मान ओक देन शिवांगी, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? शिवांगी ने हमें अपना सर हिलाया तो मान बोला, अगर मुझ में भरोसा है तो सब कुछ भुला के मुक्ति को एक बार माफ़ करो और एक हक करो एक दूसरे को, देखना सब ठीक हो जाएगा। शिवांगी, ठीक है, पर आप कह रहे हैं, आपके बोलने पर मैं इसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर ये लास्ट टाइम होगा। उसके बाद अगर कभी इसने नशे को छुआ भी तो मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। मुक्ति, आई प्रॉमिस यू। मुफ्ती आकर शिवानी के गले लग गई। शिवांगी भी अपने हाथों पर मुक्ति के पीठ पर बांध लिया और कसके उसे गले लगा लिया। जहां मुक्ति बेपनाह रो रही थी वही शिवानी की आंखें भी नम थी, उसकी आंखों में भी पानी था। मान, चलो अब बहुत हो गया रोना धोना, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है। जिन्हें कैंपिंग के लिए जाना था वह जा भी चुके हैं, और कितनी लेट करने बाकी है तुम लोगों को। और कबीर, तुम्हारा काम ये है, आज से लेकर जब तक मुक्ति हमारे साथ है तुम मुक्ति का ध्यान रखोगे और उसके साथ रहोगे। कबीर, कैसे बात कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है इस डेंजर इंसान को मेरे साथ बांध रहा है, ये मर्डर कर देगी मेरी। मुक्ति, मर्डर तो दूर की बात है, मुझे तो फटीचर के शक्ल तक नहीं देखनी। कबीर, देखा मान ये कैसी बात करती है, सीधी तरीके से यह मेरे से बात तक नहीं करती और तू मुझे बोलता है इसके साथ रहने के लिए, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। मान, किसी को कुछ नहीं होगा कबीर, मैंने जो बोला है वो सुन। और तुम मुक्ति, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई मस्ती नहीं, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, सही से बात करोगी तुम सबसे, और मुझे कोई यह बोलना नहीं चाहिए कि मुक्ति ने बदतमीजी की है, समझ गई ना बात? मुक्ति, ठीक है मान ब्रो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं रह लूंगी इसके साथ और कोई शिकायत भी नहीं आएगी मेरी। मान, दैट्स गुड। तो अब ये बताओ मुक्ति, तुम्हें क्या पसंद है, वोटिंग या पैराग्लाइडिंग? मुक्ति, पैराग्लाइडिंग में पहले भी कर चुकी हूँ तो मुझे वोटिंग करनी है। मान, और तुम शिवांगी, तुम्हें क्या पसंद है? शिवांगी सर, दरअसल बात यह है, हाथों में चोट लगने की वजह से मैं वोटिंग तो नहीं कर सकती और पैराग्लाइडिंग में भी मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहीं रह जाती हूँ। मान, कोई यहाँ नहीं रहेगा। मुक्ति, तुम्हें वोटिंग पसंद है तो तुम कबीर के साथ जाओ और नदी के पास जाकर वहाँ से वोटिंग करो। और शिवांगी, तुम मेरे साथ चल रही हो, उससे पहले तुम जाकर चेंज करो और फिर हम निकलते हैं।